नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र में इन दिनों चाहे कोई आदमी राजनीतिक दल से जुड़ा हो या ना जुड़ा हो, उसके दिमाग में एक ही सवाल जो है इन दिनों चल रहा है कि अजीत पवार अपनी एनसीपी पार्टी के साथ एनडीए गठबंधन का हिस्सा और कितने दिन रहेंगे। क्या वो आगे भी रहने वाले हैं या इन दिनों वो बतौर मेहमान ही एनडीए अलायंस का यानी महायुति का एक पार्ट बने हुए हैं। क्योंकि जो सिचुएशन इस समय महाराष्ट्र की राजनीति में जो उनकी दिखाई दे रही है, उसको देखकर ऐसा लग नहीं रहा कि वो बहुत लंबा जो है वो महायुति अलायंस यानी एनडीए अलायंस के साथ वो चल पाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से उन्हें अभी सामना करना पड़ रहा है तमाम आवाजों का, जिस तरीके से महाराष्ट्र लोकसभा इलेक्शन में रिजल्ट रहे, उसको देखते हुए न सिर्फ सहयोगी दल बल्कि अंदर भी, पार्टी के अंदर भी काफी कुछ जो है उनके विपरीत जा रहा है। मैं आपको बताता हूँ, दो बड़ी खबरें आज मैं आपको बताऊंगा इससे संबंधित, इसलिए ये बताना जरूरी था क्योंकि ये खबरें आप सुनते रहते होंगे। फिर भी मैंने सोचा कि एक बार शुरुआत में पहले इसको ताजा कर देते हैं, बता करके कि आखिर क्या सिचुएशन है, उसके बाद भी मेन खबरों पे हम लोग आते हैं। अब आगे की अपडेट ये है कि आपने देखा होगा ऑर्गेनाइजर में किस तरीके से जो आरएसएस का मुखपत्र है उसमें लिखा गया था कि बीजेपी को अजीत पवार को साथ में नहीं लेना चाहिए था। जब बहुमत था तो फिर अजीत पवार की एनसीपी को तोड़ के अपने साथ जोड़ने में क्या जरूरत थी, ये तमाम बातें कही गई थी। और अब इसी बात को जवाब देते हुए छगन भुजबल जो है वो सुना जब उन्होंने, तो उन्हें अच्छा ये बात नहीं लगा था। उन्होंने बोला कि अजीत पवार या हमारी एनसीपी तो यूपी में नहीं थी, फिर बीजेपी को इतना नुकसान यूपी में कैसे हो गया। ये जवाबी एक कह सकते हैं एक जुबानी जंग देखने को मिली थी। अब इन सबके बीच कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं मीडिया में, मैंने पढ़ा इन जगह, वो भी ऑथेंटिक न्यूज पब्लिकेशंस है। कई जगह ऐसी खबरें मैंने पढ़ी कि जो महायुति अलायंस है उनके अंदर कई सारे ऐसे नेता हैं जो कह रहे हैं दबी जुबान में कि अजीत पवार को इसलिए भी दोषी माना जा रहा है हार का, क्योंकि जब अजीत पवार, शरद पवार की एनसीपी जब एक हुआ करती थी, उसमें 40 विधायकों के साथ वो महायुति के साथ जुड़े थे और सरकार बनाई थी उन्होंने। अब जब लोकसभा इलेक्शन हुए तो कई ऐसी जगहें थी जहां अजीत पवार के विधायक मौजूद थे और ग्राउंड लेवल पे जब चुनाव चल रहा था तो जो सपोर्ट, जो तैयारियां चाहिए थी, वो अजीत पवार के विधायकों की तरफ से नहीं मिली। अब उसके बाद क्या, उसके बाद ये हुआ कि मावल का एक एग्जाम्पल सामने आया जहां खुलकर एकनाथ शिंदे के जो प्रत्याशी थे, वहां के जो नेता थे, उन्होंने तो ये बात उठा दी कि अजीत पवार की जो पार्टी उनकी तरफ से कैंपेन में उतनी मदद नहीं मिल रही। लेकिन कई जगहों से ये बात खुलकर नहीं बोली गई, लेकिन कई और जगह थी जहां ऐसा माहौल था और इसीलिए ये सुगबुगाहट, इस तरह की बातें जो है वो सामने निकल करके आ रही है। अब ऐसे में अजीत पवार के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर भी है, क्योंकि एक तो सहयोगी दलों का भी प्रेशर है, ऊपर से अब सब जगह ये बातें हो रही हैं कि जो परफॉर्मेंस रही उसमें अजीत पवार की एनसीपी जो है वो कमजोर कड़ी साबित हुई, जिसकी वजह से इतना सब कुछ जो है नुकसान हुआ। अब इसमें जो ध्यान देने वाली बात ये है वो ये है कि आखिर अजीत पवार के मन में क्या चल रहा है इन दिनों, क्योंकि जिस तरीके से उनके पार्टी के नेताओं ने ये बात कही थी कि दिल्ली में जब कैबिनेट विस्तार हो रहा है, जब मंत्रिमंडल पद मिल रहे हैं, तो उन्हें भी जो है वो कंसीडर किया जाना चाहिए, उनका भी नाम आगे आना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और जैसा कि खबर आई कि वेट एंड वॉच के लिए जो है अजीत पवार को बोला गया है कि आप थोड़ा सा होल्ड करिए, वेट करिए। अजीत पवार ने भी कहा कि हम भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। और जो एक पद दिया जा रहा था वो भी प्रफुल्ल पटेल के लिए, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, उनको राज्य मंत्री का पद दिया जा रहा था, जिसे अजीत पवार ने और प्रफुल्ल पटेल ने मना कर दिया। अब इन सबके बीच क्या समीकरण बन रहे हैं वो तो अभी पार्टी के नेता आपस में जब जुड़ेंगे तो मालूम चलेगा, लेकिन अभी यही सिचुएशन है कि होल्ड पर सारी चीजें रुकी हुई हैं। अब ऐसे में कई नेता ये भी बोले कि जब एकनाथ शिंदे 7 सांसद लेकर के जब उन्हें कोई ऐसा पद नहीं मिला कैबिनेट में, तो फिर अजीत पवार को एक सांसद के साथ क्या कुछ मिल जाएगा। ऐसी भी बातें सामने आई और एकनाथ शिंदे की ही पार्टी में कई सारे ऐसे नेता रहे जिन्होंने ये आवाज उठाई कि जब 7 सांसद हम जीत करके लेके जा रहे हैं तो हमें कैबिनेट में कोई अच्छा पद मिलना चाहिए हमारे नेताओं को, जो कि नहीं मिला है। इसके खिलाफ भी आवाज एकनाथ शिंदे की गुट में जो शिवसेना है उसमें दिखाई दी। अब इन सबके बीच अगली जो बड़ी खबर है वो ये है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के कई सारे बड़े नेता दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में सेंटर के कई सारे ऐसे मिनिस्टर हैं जिनके साथ उनकी अहम बैठक होने वाली है। और जो महाराष्ट्र से बीजेपी के नेता जा रहे हैं उसमें चंद्रशेखर बावनकुले हैं, देवेंद्र फडणवीस हैं, उसके बाद पंकजा मुंडे हैं और भी 1-2 बड़े नेता हैं। ऐसा खबर है कि ये नेता जो है 5 से 6 नेता बड़े, वो दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली पहुंचने के बाद इनकी एक अहम बैठक होनी है, जिसे समीक्षा बैठक कह लीजिए, जिसके अंदर लोकसभा इलेक्शन में क्या कुछ हुआ उसको लेकर तो चर्चा होगी,
साथ ही साथ विधानसभा चुनाव को लेकर के भी चर्चा होगी कि कैसे तैयारी करनी है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका है, पहले की वीडियो में बताया मैंने कि कैसे अभी कल रात ही जो है, देर रात देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजित पवार की एक अहम बैठक हुई है, लेट नाइट मीटिंग चली है। और अजित पवार जब वहां से निकल गए उसके बाद भी एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच मीटिंग चलती रही, यानी मामला गंभीर है। और समीक्षा बैठक के बोला गया था कि ये समीक्षा बैठक थी। अब इस बैठक के बाद अब ये खबर आई है कि बीजेपी के बहुत सारे नेता अब दिल्ली पहुंचने वाले हैं। वहां एक बड़ी बैठक और अहम बैठक सेंटर के जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके साथ में होने वाला है। और ऐसा लग रहा है, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा डिसीजन या बड़ा फैसला वहां से हमको सुनाई दे सकता है। अब इसमें यह भी हो सकता है कि कुछ नेताओं के पद बदले जाए, कुछ नए नाम सामने आए विधानसभा चुनाव को देखते हुए। या फिर ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, तो इस बार एक्सपेरिमेंट वो ना करें। तो कई सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के चर्चा होनी है, और क्या कुछ जो वो निकाल करके इस मीटिंग से निकल के सामने आएगा वो तो मीटिंग के बाद ही मालूम चलेगा। लेकिन ये दोनों ही बातें, जिस तरीके से अजित पवार और एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की कल रात लेट नाइट मीटिंग हुई है, और उससे पहले जैसा मैंने आपको बताया कि अजित पवार के खिलाफ भी कई सारे ऐसे नेता हैं जो कह रहे हैं कि उनकी तरफ से बहुत ज्यादा सपोर्ट उनके विधायकों की तरफ से नहीं मिला, और ना ही इस पूरे कैंपेन में साथ मिला, जिसकी वजह से जो है नुकसान झेलना पड़ा। और इन सबके बीच अजित पवार की अपनी खुद के ऊपर जो प्रेशर है उनके ऊपर, वो तो लगातार बना ही हुआ है। और अब देखना होगा कि ये जो बीजेपी के तमाम बड़े नेता हैं जो दिल्ली की ओर रुख कर रहे हैं, वहां पर क्या कुछ बातें होती है। ऐसा भी खबर है कि हो सकता है कि कुछ बड़े नेता जो हैं उनका पदभार जो है किसी और को सौंपा जा सकता है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने तो इस मामले में पहले ही क्लियर कर दिया था, उन्होंने तो अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी थी, लेकिन उन्हें मना कर दिया गया। अब देखना होगा कि किस तरीके से तमाम जो बातें मैंने आपको बताई हैं, इसके बाद क्या कुछ महाराष्ट्र के समीकरण निकल के सामने आते हैं। और 10 इसके अपोजिट अगर हम बात करें एमवीए गठबंधन की, यानी इंडिया गठबंधन की, तो उद्धव ठाकरे, शरद पवार और पृथ्वीराज चौहान, इन सब ने मिलकर के साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जहां तमाम अटकलें और सस्पेंस जो थे उसको विराम लगाते हुए क्लियर किया था कि इस बार विधानसभा चुनाव में वो साथ ही लड़ने वाले हैं। और भले ही वो अलग अलग ना लड़ रहे हो इस बार, लेकिन इन तीनों का कॉम्बिनेशन लोकसभा रिजल्ट को देखते हुए एक डेडली कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है जो इंडिया गठबंधन का है। और लग रहा है कि वो इस बार बहुत ही ज्यादा विधानसभा चुनाव में फिर से नुकसान कर सकता है। और शायद इसी वजह से ये जो दल बदल की राजनीति है, इसके आकलन तेज हो गए हैं, और ये संपर्क में रहने वाली राजनीति जो बयान आ रहे हैं, ये तूल पकड़ रहे हैं, हेडलाइंस बन रहे हैं। जैसा कि अभी मैंने कल ही बताया कि रोहित पवार ने फिर से एक बार ये बात कही थी कि अजित पवार के गुट के जो 18 से 19 विधायक हैं वो उनके संपर्क में हैं। इन तमाम बातों को लेकर के उन्होंने कहा था इस बात को। अब बात ये सामने आ रही है कि जब उन्होंने ये बात कही तो उसके बाद तुरंत हेडलाइन बन गई। लेकिन इसमें उन्होंने एक खास बात बोली कि जो अधिवेशन होने वाला है, जो मानसून सत्र चल रहा है, इसका इंतजार बहुत सारे विधायक जो है वो कर रहे हैं कि इसके समाप्ति हो जाए एक बार, और क्षेत्र को जो बजट अलॉट किया था अगर वो मिल जाए तो उसके बाद फिर आगे किस तरीके से क्या कुछ करना है वो प्लान करेंगे। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अब अभी के करंट सिचुएशन में जो नेता है वो वेट एंड वॉच की स्थिति में ही दिखाई दे रहे हैं। अब ये जो तमाम अपडेट मैंने आपको बताई है, अब देखना होगा कि एक तो अजित पवार पर भी नजर है कि किस तरीके से उनका अगला स्टेप होगा, और दूसरा जो महाराष्ट्र के बीजेपी के बड़े नेता दिल्ली जा रहे हैं मीटिंग के लिए, अब उस मीटिंग के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आता है, क्योंकि सामने इंडिया गठबंधन जो है एमवीए, उसकी बहुत बड़ी चुनौती है विधानसभा चुनाव को लेकर के। और इस बार बीजेपी कोई भी गलती नहीं करना चाहेगी। वहीं एक तरफ एमवीए गठबंधन है जो तमाम तैयारियों के साथ इंतजार में बैठा है, और उनका पूरा जिस तरीके से संजय राउत और शरद पवार बयान दे रहे हैं कि अगले आने वाले 3 से 4 महीने में सरकार महाराष्ट्र की बदल जाएगी। तो इन सब चीजों को देखते हुए चुनौती बहुत बड़ी है मायावती के सामने। अब देखना होगा, समय कम है, तैयारियां बहुत ज्यादा, तो किस तरीके से दोनों जो गठबंधन है, एमवीए गठबंधन और एनडीए गठबंधन, अपनी तैयारियां करते हैं, और क्या कुछ नई खबर निकल के सामने आती है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर लौटूंगा तो बात करूंगा किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।